जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हम सफ़र में। आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर का उत्तरोत्तर समय के साथ कैसे विकास हुआ है। आज जितना शक्तिशाली हमारे पास कंप्यूटर है उतना पहले नहीं था, और समय के साथ साथ इसकी गति, इसकी शक्ति सब कुछ बढ़ते जा रही है। तो देखेंगे कंप्यूटर आज जो हमारे पास है इसकी विकास यात्रा कैसे रही, कैसे विकास हुआ, और इन सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका कालखंड रहा था, जिसका समय कहीं रहा था तो 1942 से 1955 तक रहा था। 1942 से 1955 तक का जो काल रहा था या समय टाइम पीरियड रहा था वो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर का रहा था। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो बने थे वो आकार में बहुत ही बड़े थे, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, बहुत ही अधिक ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं था, बहुत अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती थी। और उस समय उतना डेवलप्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं थे, न ही हार्डवेयर डिवाइसेस न ही डेवलप्ड हार्डवेयर डिवाइसेस थे। तो आइए देखते हैं कैसे हार्डवेयर कैसे सॉफ्टवेयर उस जनरेशन के कंप्यूटर में थे। तो उस जनरेशन के कंप्यूटर में जो मुख्य हार्डवेयर या मुख्य कंपोनेंट प्रयोग किया गया था तो वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब बोले तो निर्वात ट्यूब। निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल मुख्य अवयव के रूप में करके प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया था। ये निर्वात ट्यूब कुछ नहीं होता, ये एक बल्ब के प्रकार का होता है, ऐसा निकला हुआ। ये मेन सर्किट के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये होता है। तो मुख्य डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इसे वाल्व भी कहते हैं, कभी कभी वाल्व भी परीक्षा में लिखा हुआ एग्जाम में, VALVE वाल्व, कभी कभी वाल्व भी लिखा हुआ प्रश्न आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे वाल्व और वैक्यूम ट्यूब दोनों सेम होता है। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब या वाल्व जो बोले। तो ये क्या थे, साइज में बहुत अधिक वैक्यूम ट्यूब की ज़रूरत पड़ती थी एक कंप्यूटर बनाने में, तो इसका साइज बहुत बड़ा हो गया था सबसे पहला। और दूसरा, वैक्यूम ट्यूब हीट होने में, गर्म होने में समय लगता था, जिससे कंप्यूटर को शुरुआत या स्टार्ट होने में देर होती थी। एक बार गर्म हो जाने के बाद बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती थी, जिससे इसे कूल रखने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, और जिसमें बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। तो सब मिला जुला कर यह कहें कि पहला जनरेशन कंप्यूटर का जो था वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग भी ईजी नहीं था। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो स्टोरेज के रूप में डिवाइस यूज किया गया था वो पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। पंच कार्ड को हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किए थे। पंच कार्ड का आविष्कार आप लोगों को पता है कि हरमन हॉलेरिथ ने किया था। हरमन हॉलेरिथ ने किया था, और इसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने वेविंग मशीन में किया था। मतलब सिलाई मशीन में इसका उपयोग सर्वप्रथम इसका उपयोग या प्रयोग कहें तो सबसे पहले किया था जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किया था। वहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखें। इसका आविष्कार जो किया था हरमन हॉलेरिथ ने किया था, इसका प्रथम प्रयोग जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने किया था। इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था, प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था वो मशीन लैंग्वेज था। मशीन लैंग्वेज का प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग कर प्रोग्राम को लिखा गया था। इसमें जो प्रोग्राम था 0 और 1 के रूप में अनुदेशित थे, मीन्स बाइनरी नंबर्स का इसमें भी प्रयोग किया गया था प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके कुछ उदाहरण है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसी में इसे कंप्यूटर भी लिखा है, कैलकुलेटर भी लिखा है। विकिपीडिया में इसके में कैलकुलेटर लिखा है, और सभी किताबों में जो 2-3 किताबों को मैं कंसल्ट किया हूँ वहाँ इसके सी का एब्रीविएशन जो इसका फुल फॉर्म है वो कैलकुलेटर है। तो जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आप लोग इसको टिक मारेंगे। विकिपीडिया में कंप्यूटर है। यूनिवैक, ये ENIAC जो था ये प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और यूनिवैक जो था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो था, वो पहला कमर्शियली उपयोग के लिए या कमर्शियली यूज़ के लिए उपलब्ध कंप्यूटर था। तो यूनिवैक इस सीरीज के कंप्यूटर थे मार्क 1। ये मार्क 1 जो था ये सुपर कंप्यूटर था, मार्क 1। तो ये हम देख लिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की ये विशेषताएं थी।
द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था मुख्य सर्किट के रूप में, उसने हल्के ट्रांजिस्टर ने उसका स्थान ले लिया। इसमें हल्के ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इसका कालखंड जो रहा था 1955 से 1964 का रहा था। 1955 से 1964 तक का समय द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का रहा था। 1955 से 1964 तक का। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें इसके मुख्य हार्डवेयर अवयव या हार्डवेयर कंपोनेंट जो कहें तो ट्रांजिस्टर थे। स्टोरेज डिवाइस के रूप में या स्टोरेज मीडिया के रूप में इसमें मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। मैग्नेटिक टेप में या मैग्नेटिक डिस्क मतलब मीन्स मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत है, कभी कभी किसी भी परीक्षाओं में पूछा जो जाता है, एक टर्म आता है कि मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है। मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसको याद रखिएगा, किसी किसी परीक्षाओं में इसे पूछ लिया गया है कि मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर क्या चीज़ की परत चढ़ी होती है, तो ये आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इस पीढ़ी में क्या हुआ, जो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास इस पीढ़ी में हो चुका था। और इस हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन और कोबोल था। फोर्ट्रॉन जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, इसका उपयोग मुख्यतः मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। और ये फोर्ट्रॉन और कोबोल जो उस समय विकास हो चुका था, इसका इनिशियल वर्जन था, वो प्रारंभिक संस्करण था कह सकते हैं। इनिशियल वर्जन का उस समय इतना डेवलप नहीं था। फोर्ट्रॉन और कोबोल जो अभी या बाद के दिनों में जो प्रयोग किया गया वो ज़्यादा डेवलप्ड था, या उसका ज़्यादा डेवलप्ड वर्जन था, अपडेटेड वर्जन था। ये इनिशियल वर्जन फोर्ट्रॉन और कोबोल का हुआ था। तो याद रखेंगे फोर्ट्रॉन जो है फोर्ट्रॉन का कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर होता है फुल फॉर्म, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कोबोल, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग कर दिया गया था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो चुका था। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर काम कोई बैच में, समूह में, ग्रुप में करता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने की या जानने की जरूरत नहीं है। इसको याद रखना है कि बैच प्रोसेसिंग, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। बैच प्रोसेसिंग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में और बहुत सारा कुछ नहीं हुआ। जो इसका प्रभाव जो हुआ, ट्रांजिस्टर जो आ गया, वैक्यूम ट्यूब के कारण प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही आकार में बड़े हो गए थे और एनर्जी इफिशियंट नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि हमारा साइज, आकार में कमी आई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा डेवलप्ड हो गया। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थोड़ा डेवलप्ड थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। साइज जो रिमार्केबल चेंज हुआ था, ट्रांजिस्टर के कारण साइज में बहुत ही कमी आई थी। साइज जो बहुत बड़ा था वो साइज आकार छोटा हो गया था। देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कालखंड रहा था 1965 से 1974, 1964 से 1974, 1965 से 74 तक का समय तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में का रहा था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो गया। और इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हो जाने से इसके साइज में पूरी तरह से कमी आई, साइज बहुत ही छोटा हो गया। और दूसरी बात जो इससे हुआ, एनर्जी एफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो गई कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, देखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है अर्धचालक से बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर का उपयोग कर बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर मुख्यतः बोले तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर इसे बनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि
इंटीग्रेटेड सर्किट क्या चीज़ से, किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं मतलब जो अर्धचालक होते हैं, न ही पूरी तरह से कंडक्टिंग होता है, न ही पूरा ही इंसुलेटेड होता है, मीन्स ये अर्धचालक होता है। और दूसरी बात है, इसमें एक और प्रश्न आता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्वी ने किया था। जैक किल्वी, किसी किसी बुक में जेएस किल्वी भी है, तो इसका आविष्कार भी याद रखेंगे और क्या चीज़ से बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनता है। जैक किल्वी ने के इसके आविष्कारक हैं, जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, इसमें स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज मीडिया के रूप में क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। इसमें भी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी के आ जाने से इसमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के भंडारण क्षमता में एक रिमार्केबल चेंज हुआ और रिमार्केबली ये बढ़ गया। तो स्टोरेज कैपेसिटी में वृद्धि हो गई इसकी। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क में रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग हो जाने से एक्सेस में रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये मेमोरी वाले पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं कि रैम का विकास या रैंडम एक्सेस मेमोरी का शुरुआत या प्रारंभ सबसे पहले किसमें हुआ था, तो ये देखेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, थर्ड जनरेशन सब कंप्यूटर में हुआ था। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा था। हाई लेवल लैंग्वेज में पास्कल और बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार या विकास इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं किसी बहुत ही परीक्षाओं में। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी एक कंप्यूटर संसाधन को एक से अधिक व्यक्ति एक ही साथ उपयोग कर सकते हैं, तो ये टाइम शेयरिंग है। अगर समझ गए या समझ सकते हैं, समझते हैं बहुत अच्छा है, नहीं समझते हैं तो भी इसे याद रखना है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल की शुरुआत या आरंभ जो हुई थी वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से हुई थी। ये टाइम शेयरिंग होता है कि एक कंप्यूटर संसाधन को एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में सिमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, ये होता है टाइम शेयरिंग का। इसी जनरेशन के कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल इनपुट आउट डिवाइसेस के रूप में किया गया था। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के रूप में मॉनिटर और कीबोर्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग बिक्री शुरू हो गई थी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री शुरू हो गई थी किसी भी कंप्यूटर में, मतलब ओपन सोर्स से कहीं से भी मार्केट से लेकर कोई सॉफ्टवेयर पार्ट आपका ख़राब हो गया है तो किसी भी जगह से मार्केट से लेकर सिर्फ उस पार्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अलग अलग बिक्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हो गई थी। अब देखेंगे हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका कालखंड 1975 से 1989 तक रहा था। 1975 से 1989 तक का जो कालखंड था वो चतुर्थ पीढ़ी के या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का था। इसमें एक चीज़ और था, इंटीग्रेटेड सर्किट का जब शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था तो स्मॉल स्केल SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया था। बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। वहीं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, VLSI। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसके फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, ये याद रखेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के रूप में सबसे बड़ी जो परिवर्तन आई तो इसमें मैग्नेटिक टेप या डिस्क का स्थान सेमीकंडक्टर ने ले लिया या सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस ने ले लिया, जिससे कंप्यूटर के भंडारण क्षमता में बहुत ही रिमार्केबल चेंज आया और बहुत ही छोटे डिवाइस में या छोटे जगह में बहुत अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है।
तो यहाँ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सबसे बड़ी परिवर्तन हुई। हाई लेवल लैंग्वेज जो था उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सिर्फ आप कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें सॉफ्टवेयर कहीं से खरीद कर लगा लीजिए। मीन्स ओपन सोर्स से सॉफ्टवेयर भी मिलना स्टार्ट हो गया और एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह के कंप्यूटर में चलाए जा सकते थे। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, इसका मानकीकरण हो गया। मीन्स एक स्टैंडर्ड का आने लगा। जैसे अभी बल्ब और होल्डर कैसे आता है, कहीं से भी आप होल्डर लीजिए, कहीं से भी बल्ब लीजिए, स्टैंडर्ड साइज का रहता है, मानक साइज का रहता है, किसी में भी कोई भी लगेगा। उसी तरह से यहाँ भी इसका मानकीकरण किया गया था सॉफ्टवेयर का। किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चलेगा। तो इस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। सी लैंग्वेज का आविष्कार 4th जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। जैसे सी स्टार्टिंग था, C++, C#, इस तरह से सी लैंग्वेज का आविष्कार इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। और इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का विकास हुआ। मल्टीटास्किंग बोले तो कंप्यूटर एक साथ ही बहुत सारे क्रियाओं को कर सकती है। जैसे एक साथ म्यूजिक भी बज रहा है, आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे कार्यों को एग्जीक्यूट करने का जो सिस्टम मल्टीटास्किंग आया वो कंप्यूटर के 4th जनरेशन में आया। यहाँ से बहुतायत में कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको रखना है याद कि मल्टीटास्किंग कब स्टार्ट हुआ था। मल्टीटास्किंग फीचर्स जो है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फीचर हैं। दिस इज द फीचर ऑफ द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट और दिस पार्टिकुलर पॉइंट। मल्टीटास्किंग हैज बीन initiated or has been started in which generation of computer? Then 4th generation हमें याद रखना है। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित GUI आधारित इंटरफेस आ गया था, जिससे कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही आसान हो गया। GUI इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, GUI किया आविष्कार किस कंपनी ने किया था? आविष्कार ने निर्माण। तो इसका आंसर होगा XEROX। जेरोक्स कंपनी ने इसका निर्माण किया। अभी हाल ही के किसी PO के एग्जाम में पूछा गया था, PO या क्लर्क में कहीं मैंने देखा था लेटेस्ट ये GUI। तो पहले फुल फॉर्म पूछा जाता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म ऑफ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं लिख देता हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका निर्माण कौन सी कंपनी की थी? तो जेरोक्स होगा। और इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में माउस का भी इस्तेमाल होने लगा। 3rd पीढ़ी के कंप्यूटर तक माउस नहीं था, कीबोर्ड और मॉनिटर था। माउस जो है 4th जनरेशन के कंप्यूटर में आया है। माउस 4th जनरेशन के कंप्यूटर में आया है, ध्यान रखना है। 5th जनरेशन कंप्यूटर 1989 से अभी तक जो चल रहा है वो 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। हम लोग अभी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य फीचर क्या है और क्या नहीं, अभी आइए हम लोग देखते हैं। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल कर माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हो रहा है, का आविष्कार कर माइक्रोचिप का आविष्कार किया गया। ऑप्टिकल डिस्क का स्टोरेज मीडिया के रूप में ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD या ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे भंडारण क्षमता में बहुत ज़्यादा ही विशाल भंडारण क्षमता वृद्धि हो गई। उसके अलावा अभी प्रोग्राम्स जो हैं सारे ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्राम बनाए जाए। जैसे रोबोट्स में या रोबोटिक कंप्यूटर का अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है या काम चल रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्लान चल रहा है कि कंप्यूटर अपनी बुद्धिमत्ता से सोच सके सिचुएशन के हिसाब से और उस हिसाब से कोई डिसीजन ले सके। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य फीचर है? तो ये 5th जनरेशन के हैं, हमें याद रखना है। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, इस पर बहुत अभी बात चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये हमें याद रखना है। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट, ईमेल और www का आविष्कार हुआ। सूचना का आदान प्रदान बहुत ही जो है बहुतायत में होने लगा या कॉमन हो गया। और सूचना राजपथ, इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ये सारे चीज़ हुए। तो देखते हैं EM हॉफ।
E.M. हॉफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ से प्रश्न आया नहीं है। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में जैसे इसका तो स्टोरेज डिवाइस का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, अपडेट हो गया और ये बहुत ही स्टैंडर्ड हो गया। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य चीज़ है, इसी पे काम चल रहा है। 5th पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य जो कह सकते हैं मुख्य बात या मुख्य चीज़ जो ऐड करने की बात चल रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो आइए देखते हैं हम लोग एक बार क्या पढ़े, एक बार समराइज करें। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में यहीं से आते हैं, और कुछ नए प्रकार के प्रश्न अगर होंगे तो इसका मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो एक लेकर आ रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें अगर कुछ छूटा तो उसको इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।